बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन टू डायमेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन इन टू डायमेंशन, या उसे हम लोग मोशन इन अ प्लेन भी कह सकते हैं। मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हमें मोशन को समझना होगा और प्लेन को समझना होगा। तो मोशन वन डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, मोशन इन वन डायमेंशन इससे पहले। तो आप लोग को मोशन के बारे में तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्लेन के बारे में समझेंगे यहाँ। तो प्लेन के बारे में समझने से पहले हमको डायमेंशंस के बारे में समझना होगा कि मोशन जनरली वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ? सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सपोज ऐसे मूव कर रहा है या फिर ऐसे भी मूव कर सकता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसके पोजीशन को, सपोज इसका पोजीशन यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर आया ये, और इसने स्टार्ट कहाँ से किया? यहाँ से, ऑरिजिन से, ऑरिजिन। और ये सपोज मान लेते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। सपोज इसने 2 सेंटीमीटर मूव किया। कितना मूव किया? 2 सेंटीमीटर मूव किया। तो इसके पोजीशन को दिखाने के लिए हमको सिर्फ एक ही नंबर की ज़रूरत है कि वो ऑरिजिन से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो सिर्फ एक नंबर से 2 सेंटीमीटर, ये जो नंबर है, इससे हमको इसका पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह सपोज ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये सपोज ऑरिजिन से मान लिया कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ऑरिजिन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ भी सिर्फ हमको इसके पोजीशन को दिखाने के लिए क्या करना होगा कि ये ऑरिजिन से वाई एक्सिस के अलॉन्ग 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर से इसके पोजीशन को हम लोग बतला सकते हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में किसी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ एक नंबर की, ओनली वन नंबर की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होगा वो क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा। वो क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो ये पहला मोशन हो गया, वन डायमेंशनल मोशन। और दूसरा मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है? इसमें मोशन जो है 2 डायमेंशन के अलॉन्ग मूव करता है। सपोज जैसे कि ये ऑरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। अब कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रही है, यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ तक मूव किया पार्टिकल ने। तो इस केस में क्या हुआ? इसका मूवमेंट जो है, इस पार्टिकल का मूवमेंट या इस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कुछ ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया इतना, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना मूव किया। और अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी इसका इतना मूवमेंट हुआ है। यानी अगर इसका पोजीशन दिखलाना होगा तो हम क्या कहेंगे? इसका पोजीशन जो है एक्स एक्सिस से, ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कितना मूवमेंट है? एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है इसका पोजीशन अगर हमको बताना है तो एक्स एक्सिस पे मान लिया कि ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितना है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर के अलॉन्ग ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन इस पॉइंट पे बताने के लिए हमको क्या करना होगा कि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑरिजिन से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इसके पोजीशन को दिखलाने के लिए हमको 2 नंबर्स की ज़रूरत होगी, 5 और 6, तभी हम बता पाएंगे कि एक्चुअल में इसका मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह का जो भी मोशन होता है जिसमें हम लोग
2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 डायमेंशनल मोशन। और इसी 2 डायमेंशनल मोशन को क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, जैसे कोई सड़क है, इस सड़क पर कोई मूव कर रहा है, कोई बॉडी, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में इस प्लेनर मूवमेंट है, इस एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लेनर मूवमेंट है, इसलिए इसको, इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। ओके, अब हम लोग चलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन की तरफ। 3 डायमेंशनल मोशन क्या होती है? तीसरा मोशन है 3 डायमेंशनल इस तरह के मोशन में ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है? स्पेस में मूव करता है। सपोज एक मैं रूम बनाता हूँ, एक रूम है ये, अगर इसमें कोई मूवमेंट होगी तो वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और तीसरा जो एक्सिस होगा वो क्या होगा? जेड एक्सिस होगा। इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, और इसको जेड मान लेते हैं, ठीक है। ये और ये, यानी अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक सपोज मूव कर रहा है तो उसके तीनों डायमेंशंस में मूवमेंट हो रहे हैं। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहे हैं, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो रहे हैं। तो इस तरह का जो भी मोशन होगा जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बतलाने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए 3 नंबर्स की ज़रूरत होगी, उसको कहेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे यहाँ पे प्लेन में क्या था? 2 नंबर्स की ज़रूरत थी, वाई एंड एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 3 नंबर्स की ज़रूरत होगी, 3 नंबर्स, एक्स वाई एंड जेड। मतलब एक्स क्या होता था यहाँ पे? एक्स ये होता था कि ऑरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट जो हुआ, ऑरिजिन से वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट हुआ, वो वाई हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट है एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई हो जाएगा, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जेड हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ पर 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस मोशन को दिखलाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो मेन टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक रूप से समझ लिया कि तीनों डायमेंशन में मोशंस को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग प्लेनर मोशन की ओर आते हैं, मोशन इन अ प्लेन। सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो था वो पहले यहाँ पर था, फिर कुछ टाइम के बाद वो कहाँ चला गया? यहाँ चला गया, ठीक है। सपोज ये पोजीशन है ए और ये पोजीशन है बी। इसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ? यहाँ से यहाँ हुआ, ए से बी की तरफ, ठीक है। जब ए पर था तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया कि r1 था, और जब बी पर था तो इसका पोजीशन वेक्टर r2 था। ये सब हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए क्या हो जाएगा? इसको हम डिनोट कर सकते हैं ओ ए से, दैट मीन्स r1, ठीक है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर एट बी क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा, एंड दैट विल बी r2, ठीक है।
तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? तो an object is said to be moving with a uniform velocity in a plane if it undergoes equal displacement in equal interval of time, however small these time intervals may be। कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो कवर करता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज ऐसे मूव किया, ठीक है, तो सपोज 2 सेकेंड में इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, सपोज 10 मीटर था। फिर अगले 10 सेकेंड में अगले 2 सेकेंड में फिर ये फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर इसी तरह से अगले 1 सेकेंड में कितना करता है? ये 5 मीटर का करता है। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल, 1 सेकेंड में यहाँ 5 मीटर, यहाँ 2 सेकेंड में 10 मीटर है, यानी कि 1 सेकेंड में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 सेकेंड में 5 है। और इसको अगर हम छोटा कर दें तो और छोटा हो जाएगा। यानी अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऐसे वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। इसमें टाइम हम कितना भी छोटा ले लेंगे, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहले तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी की पहचान क्या है? कि इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड वो हमेशा सेम होगा, चेंज नहीं होगा। साथ ही क्या होगा? डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम होगा, चेंज नहीं होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो चूंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा और डायरेक्शन भी हमेशा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे गलत मैंने कह दिया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसका एक डायरेक्शन होता है, ठीक है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेम कहने का मतलब क्या हुआ? कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और साथ ही क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम होगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा और डायरेक्शन भी हमेशा सेम रहेगा। वेक्टर की बात अलग थी। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, कि सिर्फ जो है अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ हो तो वह स्केलर क्वांटिटी है, और वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो तो उस तरह के क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ऐसी वेलोसिटी जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है जिसमें। तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो ऐसे वेलोसिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, क्योंकि कभी भी वो टाइम इंटरवल जो है, इक्वल टाइम इंटरवल में चूंकि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा सेम होगा और डायरेक्शन भी हमेशा सेम होगा। तभी हम उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी चेंज हो गया तो वो फिर क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा।
अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया या फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी हमेशा सेम होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या हो, स्ट्रेट लाइन में मूव करे। सपोज ऐसे मूव करे, तभी ना इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, सपोज ऐसे कर्व में मूव कर रहा है, ठीक है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। यहाँ डायरेक्शन ऐसे था, यहाँ डायरेक्शन ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया। हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्शन समय समय पर चेंज हो जा रहा है। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज, तो यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी कि नहीं, नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, हमेशा सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैग्नीट्यूड भी अगर चेंज हो जाए, मान लीजिए कि फर्स्ट 5 सेकेंड है, ठीक है, फिर अगला 5 सेकेंड, सॉरी अगला 5 सेकेंड, यहाँ से 5 सेकेंड में इसका 5 मीटर पर सेकेंड था वेलोसिटी, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी हर टाइम इंटरवल में क्या हो गया, इसका वेलोसिटी चेंज हो गया ना, मैग्नीट्यूड बदल गया। तो मैग्नीट्यूड भी अगर बदल गया तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट if an object is moving with uniform velocity, then its path will be स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ था जो हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन। मोशन with uniform velocity in a plane। ठीक है, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन है, इस प्लेन में मोशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो रहा है। ठीक है, यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हम एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि देखने में ये थोड़ा खूबसूरत लगे। तो इसमें क्या था कि ये यहाँ पे क्या था, ओरिजिन था, ओरिजिन से वही पोजीशन लेते हैं, ए की पोजीशन R1 वेक्टर से इसको हम डिनोट कर रहे हैं, ये ए है। ठीक है, यानी ए का पोजीशन ये हो गया। अब ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ये बी, और बी का पोजीशन वेक्टर कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। सपोज ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R2 है।
तो अब हम लोग इसको 2 डायमेंशन में या प्लेन में कैसे डिनोट करेंगे। तो परपेंडिकुलर इसको वाई एक्सिस पे यहाँ पे डाला ए से, और एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाला है। यहाँ पे बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला। ठीक है। अब सपोज़ ये एक्स नॉट है, ए पे जो पोजीशन था एक्स एक्सिस से वो एक्स नॉट था, और वाई एक्सिस पे कितना था, वाई नॉट था। उसी तरह से जब ये बी पॉइंट पे था तो इसका एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या था, एक्स था, और वाई एक्सिस पे क्या था, वाई था। ठीक है। और इसमें कंसीडर क्या कर रहे हैं, कंसीडर an object moving with a uniform velocity। इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ए से बी की तरफ मूव किया है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, v इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक मूव किया, इसने a से b तक मूव किया। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि जब t इज इक्वल टू 0 था, मतलब जस्ट मोशन जब स्टार्ट हुआ था तब इसका पोजीशन a पर था, और जब t टाइम के बाद इसका पोजीशन कहाँ चला गया, b पर चला गया आफ्टर t टाइम। ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट है यहाँ पे देखिए, और वाई कोऑर्डिनेट वाई नॉट है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट वाई नॉट है, एट कब, टी इज इक्वल टू 0। टाइम हमने यहाँ पे 0 लिया था, यानी कि मोशन स्टार्ट ही हुआ था यहाँ से, ए से मोशन स्टार्ट ही हुआ है। तो इस जहाँ से मोशन स्टार्ट होगा वहाँ पे टाइम क्या होगा, 0 होगा, मतलब टाइम वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो इसके पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, ए के पोजीशन वेक्टर को ओ ए से डिनोट करेंगे। ओ ए, इसके ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा देंगे, ओ ए। ठीक है। ओ ए डिनोट करेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एट टी इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोगों ने R1 नहीं, इसको हम लोग R0 से डिनोट करते हैं। सपोज R0 से इसको डिनोट किया, और इसको हम R से डिनोट करते हैं सपोज। एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। B का पोजीशन वेक्टर R से और A का पोजीशन वेक्टर को R0 से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 हो जाएगा। और एट टाइम t पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ B पर है। एट टाइम t ऑब्जेक्ट B एट पॉइंट B, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y। आप देख लीजिए, ये B पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे x एक्सिस के अलॉन्ग x हो गया, और y एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो गया, y हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इसको हम डिनोट कर देंगे किससे, OB से, और ये क्या होगा, R होगा। क्या होगा, R। ठीक है।
तो हम लोगों ने प्लेन में कैसे हम लोग डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को, ये सीखा। ठीक है, अब जो डिफरेंट पैरामीटर है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इन सब को कैसे डिनोट करेंगे प्लेन में, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम इंटरवल टी में। टी जब 0 था तब ऑब्जेक्ट कहाँ था, ए पर था, और जब टी हो गया टाइम तो कहाँ पहुँच गया, वी पर। तो यानी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा। यानी ओ ए था ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओ बी था बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे डिनोट करेंगे, ए से बी की तरफ। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो एरो होगा वही डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t माइनस 0, शुरुआत 0 से किए थे, फाइनल टाइम क्या है, t है, तो t माइनस 0 में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ए बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमने क्या देखा था, ट्रायंगल लॉ मैंने वेक्टर में पढ़ाया है पहले। तो अगर यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, ओ ए, कोई मूवमेंट हो रहा है ओ से ए की तरफ, ए से बी की तरफ, तो जो ओ ए होगा प्लस ए बी होगा वो फाइनल ओ बी के इक्वल होगा। ये मैंने पढ़ाया था पहले, आप वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओ से ए की तरफ गया, ओ ए हो गया एक वेक्टर, प्लस ए से बी, ए बी हो गया, तो फाइनल ये क्या हो गया, ओ से बी तक गया ना। यही ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, यही क्या है, ट्रायंगल लॉ है। और हम लोगों ने क्या अभी देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है ए बी, तो इसलिए ए बी क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, और हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था ओ बी क्या है, वो आर है, ओ बी क्या है, आर है, और ओ ए क्या था, ओ ए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ओ ए क्या था, आर नॉट था, तो आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट, यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट। ठीक है, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग अगर इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई के फॉर्म में हम लोग लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लोग ने ये सब वेक्टर में मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो आर नॉट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर नॉट को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एक्स नॉट इसका आई कंपोनेंट हो गया, आई मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हुआ उसको क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। उसी तरह से के एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के कैप की तो बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ आई कैप और जे कैप, या जे कैप मतलब कोई भी 2 डायमेंशन लेंगे। जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही हो, उसका वाई जेड भी हो, उसका जेड के भी हो, लेकिन 2 ही डायमेंशन होगा, तीसरा डायमेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें एक्स और वाई एक्सिस को ले रहे हैं, यहाँ पे 2 यूनिट वेक्टर आएंगे, एक आई कैप आएगा और एक जे कैप आएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है। तो ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर को अगर आर नॉट को हमको दिखाना होगा तो आर नॉट का जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या है, एक्स नॉट है, और इसका वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर यहाँ से हमने डाला तो इसका कंपोनेंट क्या आया था, वाई नॉट आया था। तो इसलिए हम लोग आर नॉट को कैसे लिख सकते हैं,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप। ठीक है, लिख सकते हैं। इसी तरह से आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, इसको हम किस वे में लिख रहे हैं, इन रेक्टेंगुलर, सॉरी थोड़ा सा हम लोग रुकेंगे, ये थोड़ा सा हैंग हो गया, थोड़ा वेट करना होगा। हाँ, इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम लोग आर नॉट को एक्स नॉट आई और वाई नॉट जे लिखेंगे, आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखेंगे। तो अब अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, सॉरी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये हैंग कर रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इसको बतला रहे हैं, दैट मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ये हम लोग दिखलाना चाह रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर देखा आर और आर नॉट के फॉर्म में, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देख रहे हैं। मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहा है। ओके, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, अभी फिर से हैंग कर रहा है ये। सॉरी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ए बी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे देखा था, ए बी क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ हम ए बी को डिनोट करेंगे, ए बी क्या था, ऊपर में हम लोगों ने देखा था आर माइनस आर नॉट, और यहाँ पे आर क्या है, आप यहाँ देखिए आर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और माइनस, फिर से हैंग हो रहा है, वेरी डिस्टर्बिंग।